सुबह होने में अब मुश्किल से आधा घंटा बाकी था। शेल्टर के अंदर अर्जुन वर्मा के सामने खड़े ज्योति वर्मा और सुशांत राणा के चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। तभी ज्योति वर्मा जल्दी से बोली, बॉस, जानाडू से 4 और इन्नेट पीक प्राचीन योद्धा आए हैं। वो अभी छिंगयुन हाई स्कूल पहुंच चुके हैं। अगर आप तुरंत नहीं लौटे तो शायद देर हो जाएगी। उसके बगल में खड़ा सुशांत राणा भी घबराकर बोला, हाँ, जब हम यहां से निकले थे तभी वो चारों स्कूल के बाहर पहुंच चुके थे। आपके लोगों पर हमला होने वाला है। ये सुनते ही अर्जुन की आंखों में हिंसक चमक दौड़ गई। उसके आसपास काला बिजली का आभामंडल हल्का हल्का फड़कने लगा। ये तथाकथित प्राचीन योद्धा सच में मरने के लिए बेताब है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें छिपा क्रोध साफ महसूस हो रहा था। ज्योति वर्मा तुरंत बोली, बॉस, आप जल्दी जाइए, यहां का काम हम संभाल लेंगे। जब तक आप लौटेंगे पूरा शेल्टर आपके नियंत्रण में होगा। तभी माहिर भी आगे आया और बोला, भाई ब्लैक ड्रैगन, आप निश्चिंत रहो, मैं और गोरिल्ला किंग यहां हैं। अर्जुन ने कुछ पल उन्हें देखा, फिर ठंडे स्वर में आदेश दिया, सूरज निकलने वाला है। इस शेल्टर के सारे दूसरे और तीसरे स्तर के सुपर वॉरियर्स को इकट्ठा करो। आज शहर के बीचों बीच उगने वाले विकृति वृक्ष पर सिर्फ हमारा अधिकार होगा। ये कहकर वो बिना एक सेकंड गंवाए बिजली की गति से वहां से गायब हो गया। जाते समय उसके मन में एक और बात चल रही थी। वो देखना चाहता था कि मौत के डर के सामने कौन उसके साथ खड़ा रहता है और कौन उसे धोखा देता है। दूसरी तरफ शेल्टर के अंदर अब एक बड़ी सफाई शुरू होने वाली थी। उधर छिंगयुन हाई स्कूल, समय लगभग 5:30 बजे। आसमान अभी भी अंधेरे में डूबा था और मैदान के बाहर भयानक लड़ाई चल रही थी। जानाडू से आए 4 इन्नेट पीक प्राचीन योद्धा 8 सुनहरे कुटिल प्राणियों से लड़ रहे थे। काले अंधेरे के बीच तलवारों की चमक, विस्फोट और ऊर्जा की लहरें लगातार गूंज रही थी। हालांकि कुटिल प्राणियों की ताकत इन योद्धाओं से कम थी, लेकिन उनकी गति बेहद भयावह थी। वे लगातार टेलीपोर्ट होकर घातक वारों से बच रहे थे, लेकिन उनकी सांसें भारी होने लगी थी। अगर लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो देर सवेर वे सब यहीं मारे जाते। तभी एक सुनहरा कुटिल प्राणी किसी तरह 30 साल की महिला योद्धा के वार से बचा और डर से चिल्लाया, हिरण्य, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब यहीं मर जाएंगे। क्या यह सच में इसके लायक है? उसकी आवाज में डर साफ था। दरअसल ये सभी कुटिल प्राणी हिरण्य के बुलावे पर यहां आए थे। अब पूरे कुटिल प्राणी जगत में अर्जुन वर्मा एक डर और निषेध जैसा नाम बन चुका था। सभी जानते थे कि जो उसके खिलाफ जाएगा वो बचेगा नहीं, इसलिए ये सब अर्जुन के शरण में आने वाले थे। तभी हिरण्य ने एक डरावनी हंसी छोड़ी। उसकी सुनहरी त्वचा के नीचे काली बिजली चमक रही थी। उसके सिर में मौजूद बिजली का गोला अब सिर्फ उसे मारने वाला हथियार नहीं था, बल्कि वही उसे शक्ति भी दे रहा था। बस थोड़ा और रुको, हिरण्य गर्जा। सुबह होने वाली है और मालिक वापस आने ही वाले हैं। उसके बाद ये इंसान हमारा भोजन बनेंगे। उसकी गति बाकी सबसे कई गुना तेज थी। सामने तलवार वाला बूढ़ा योद्धा पूरी ताकत से हमला कर रहा था, लेकिन हिरण्य हर बार बिजली की चमक की तरह बच निकलता। दूसरी तरफ बाकी 7 कुटिल प्राणी बाकी 3 योद्धाओं को उलझाए हुए थे। दूर मैदान के किनारे खड़े आर्यन शुक्ला, भास्कर राणा और बाकी लोग ये सब देख रहे थे। अमित राणा अविश्वास से बोला, ये राक्षस हमारी मदद करने आए हैं। आर्यन ने तुरंत कहा, शायद बॉस ने इन्हें भेजा है या फिर हिरण्य इन्हें लेकर आया, लेकिन हमें यहां से निकलना होगा। ये ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं पाएंगे। उसकी बात सही थी। अगर वे वहीं रुकते तो सब मारे जाते। तुरंत सभी ने अपने सुपर आर्मर सक्रिय किए और स्कूल से बाहर भागने लगे।
भास्कर राणा कड़वी हंसी हंसा। कमाल है, इंसान हमें मारना चाहते हैं और राक्षस हमारी जान बचा रहे हैं। पीछे खड़े आम लोग फिर वही चिल्लाने लगे, उन्हें मार डालिए, ये सब देशद्रोही हैं। लेकिन चारों प्राचीन योद्धाओं ने उनकी बातों पर ध्यान तक नहीं दिया। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा सामने मौजूद ये कुटिल प्राणी थे। स्कूल के बाहर गेट पर काव्या राय इंतजार कर रही थी। सबको बाहर निकलते देखकर उसने तुरंत पूछा, बॉस कहाँ है? आर्यन ने दांत भींचकर कहा, हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे। उन चारों की ऊर्जा ने हमारे मोबाइल तक जला दिए। काव्या के चेहरे पर चिंता उभर आई। तो फिर यहां रुकना मौत है। चलो पहले अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलते हैं। सबने हामी भरी और तेजी से वहां से निकल गए। उधर मैदान में लड़ाई और भी खतरनाक हो चुकी थी। एक घायल कुटिल प्राणी, जिसकी पीठ पर गहरी तलवार की चोट थी, डरते हुए बोला, हिरण्य, अगर अभी नहीं भागे तो हम नहीं बचेंगे। आखिरकार हिरण्य गर्जा, सब अलग अलग दिशाओं में भागो। अगले ही पल सारे कुटिल प्राणी टेलीपोर्ट होकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तलवार वाला बूढ़ा योद्धा अचानक सूर्य जैसी चमकती ऊर्जा से भर उठा। उसकी गति कई गुना बढ़ गई। अगर शुरुआत में भागते तो शायद बच जाते। वो गरजा, अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी तलवार जलते सूरज जैसी चमक रही थी। यह उसका सबसे खतरनाक प्रहार था, महासूर्य प्रहार। हिरण्य ने मौत का खतरा महसूस करते ही अपने सिर में मौजूद बिजली के गोले की पूरी शक्ति सक्रिय कर दी। उसके चारों तरफ काली बिजली की ढाल बन गई। अगले ही पल भयानक विस्फोट हुआ। ढाल टूट गई। हिरण्य हवा में उछलकर दूर जा निकला और खून उगलते हुए तड़पने लगा। उसी समय दूसरी दिशाओं से भी बाकी कुटिल प्राणियों की दर्दनाक चीखें सुनाई दी। इन कुटिल प्राणी एक ही वार में जमीन पर गिर चुके थे। चारों प्राचीन योद्धा अब अंतिम वार करने ही वाले थे। तभी स्कूल के बाहर से अचानक भयानक काली बिजली की लहर फटी। उगते सूरज की पहली किरणों के बीच एक विनाशकारी आभा पूरे मैदान पर छा गई। चारों प्राचीन योद्धाओं के चेहरे एक साथ बदल गए। अगले ही पल आसमान में बिजली को चीरते हुए अर्जुन वर्मा दिखाई दिया। उसके पीछे दो काले ड्रैगन घूम रहे थे। छठे स्तर पर पहुंचने के बाद अर्जुन अब अपने शरीर की बिजली से हवा को नियंत्रित कर सकता था। हालांकि वो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता था, लेकिन उसकी ये क्षमता ही किसी शुरुआती ग्रैंड मास्टर स्तर के प्राचीन योद्धा जैसी थी। हर कदम के नीचे बिजली फट रही थी। उसका नंगा ऊपरी शरीर काली ड्रैगन रेखाओं से ढका था और सीने पर बना ड्रैगन टैटू ऐसा लग रहा था मानो अभी जीवित होकर दहाड़ देगा। कुछ दूरी तक भाग चुके आर्यन शुक्ला, भास्कर राणा और बाकी लोग यह दृश्य देखकर वहीं रुक गए। बॉस! आर्यन की आंखों में खुशी चमक उठी। सबके चेहरे पर राहत साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ घायल पड़ा हिरण्य भी डरावनी हंसी हंस पड़ा। हा हा हा, मालिक, आप बिल्कुल सही समय पर आए। उसकी भारी और खुरदुरी आवाज पूरे मैदान में गूंज गई। बाकी घायल कुटिल प्राणियों ने भी राहत की सांस ली। जो चार कुटिल प्राणी पहले भाग चुके थे, वे भी तुरंत लौट आए। उन्हें पता था कि अब जब ब्लैक ड्रैगन वापस आ चुका है तो उनकी मौत का खतरा खत्म हो चुका है। उधर चारों प्राचीन योद्धाओं के चेहरे पूरी तरह बदल चुके थे। बूढ़ा तलवारधारी, 30 साल की महिला, मध्य आयु का पुरुष और युवा महिला, चारों अर्जुन को ऐसे देख रहे थे जैसे उनके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि विनाश का देवता उतर आया हो। अर्जुन धीरे धीरे हवा में चलते हुए उनके सामने आकर रुक गया। हर कदम के साथ वातावरण भारी होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हवा तक बिजली से जम गई हो। चारों समझ चुके थे कि इस बार उनका सामना किसी साधारण दुश्मन से नहीं हुआ है।
शायद आज वे यहीं मरने वाले थे। आखिरकार बूढ़े योद्धा ने गहरी सांस लेकर हाथ जोड़ दिए। उसकी आवाज में पहले जैसी कठोरता नहीं थी। क्या तुम ही अर्जुन हो? उसने सावधानी से पूछा। हम ज़ानाडू से आए हैं, अथर्व कश्यप के आदेश पर। कृपया हमारे साथ चलो। उसकी आवाज में अब आदेश नहीं, विनती थी। अर्जुन की लाल आंखें ठंडी हो गई। अगर तुम्हें मुझे ले जाना था तो मेरे लोगों पर हमला क्यों किया? उसकी आवाज बेहद शांत थी, लेकिन उसी शांति में मौत छिपी हुई थी। चारों कुछ पल चुप रह गए। आखिर 30 साल की महिला धीमे स्वर में बोली, हमने इन्हें मौका दिया था, लेकिन ये लोग जिद्दी निकले, इसलिए हमें बल प्रयोग करना पड़ा। तभी बूढ़े योद्धा की जेब में रखा फोन बज उठा। उसने तुरंत स्पीकर ऑन किया। अगले ही पल फोन से अथर्व कश्यप की भारी और दबाव भरी आवाज गूंजी। अर्जुन, मेरा नाम अथर्व कश्यप है। मैं एक्स फोर्स का कमांडर हूं। मैं इस समय तुम्हें देख रहा हूं। अगर तुम शांति से ज़ानादू आ जाओ तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। यह सुनते ही अर्जुन अचानक हंस पड़ा। उसकी हंसी ठंडी और बेहद खतरनाक थी। तुम लोग सच में खुद को बहुत ऊंचा समझते हो, उसने धीरे से कहा। मैंने कभी तुम्हें उकसाया नहीं, लेकिन तुम बार बार मुझे मारने भेजते रहे। मुझे पकड़कर रिसर्च करना चाहते हो, और अब मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं चुपचाप तुम्हारे साथ चला जाऊं। उसकी आंखों में हिंसक चमक उभरी। यहां तक कि मिट्टी की मूर्ति में भी 3 हिस्से आग होती है, और तुम लोग मुझे लगातार उकसा रहे हो। अगले ही पल अर्जुन ने हवा में अपनी उंगली चला दी। बस एक साधारण हरकत, लेकिन उसके सामने की हवा अचानक फट गई। काली बिजली से बना एक भयानक दरार जैसा कट हवा में उभरा, और उसी क्षण बूढ़े योद्धा का शरीर कमर से 2 हिस्सों में कट गया। आ आ आ उसकी दर्दनाक चीख पूरे मैदान में गूंज उठी। उसके शरीर के 2 टुकड़े खून के तालाब में गिर पड़े। अंदरूनी अंग जमीन पर बिखर गए। कुछ सेकंड तक तड़पने के बाद उसकी आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई। ये अर्जुन की नई शक्ति थी, अंडरकट। बाकी तीनों प्राचीन योद्धाओं के चेहरे सफेद पड़ गए। भागो! वे बिना एक सेकंड गंवाए मुड़कर भागने लगे। लेकिन अर्जुन का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने बस हवा में 3 और उंगलियां घुमा दी। अगले ही पल तीनों के सामने की हवा फट गई। काली बिजली की धार शून्य से निकली और तीनों के शरीर बीच से कट गए। खून हवा में बिखर गया। उनके 2-2 टुकड़े जमीन पर लेकर कुछ पल तड़पने के बाद शांत हो गए। फोन अभी भी जमीन पर पड़ा था। दूसरी तरफ अथर्व कश्यप सब देख रहा था। उसकी सांस भारी हो गई। तुमने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया है, उसकी ठंडी आवाज फोन से निकली। अर्जुन ने नीचे पड़े फोन को देखा और तिरस्कार से बोला, अगर मुझे मारना है या पकड़कर रिसर्च करनी है तो कभी भी आ जाना। अगले ही पल उसने बिजली की चिंगारी से फोन को राख बना दिया। ये सब देखकर पहले डर से कांप रहे 50 से ज्यादा आम लोग तुरंत घुटनों पर गिर गए। बॉस महान है, हम तो मजबूर थे। सिर्फ आपके साथ रहकर ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। वे सब पाला बदल चुके थे, लेकिन तभी भास्कर राणा ठंडी हंसी हंसा। अभी कुछ देर पहले यही लोग हमें गद्दार बोल रहे थे। आर्यन शुक्ला की आंखों में हत्या की चमक उभर आई। बॉस, इन्हें खत्म कर देते हैं। अर्जुन ने बस एक ठंडी नजर उन लोगों पर डाली और हिरण्य की तरफ देखा। ये लोग तुम्हारे लिए छोड़ता हूं। इतना कहकर वह शहर के केंद्र की तरफ बढ़ गया। आज उसका लक्ष्य साफ था, शहर में उगने वाले विकृति वृक्ष पर अकेले कब्जा करना। क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि प्राचीन योद्धाओं का दबाव कितना बड़ा है। अगर आज कुछ ग्रैंड मास्टर स्तर के लोग आ जाते
तो लड़ाई बेहद खतरनाक हो सकती थी। अर्जुन के जाते ही स्कूल के मैदान में डरावनी हंसी गूंज उठी। हा हा हा, मालिक का उपहार। हिरण्य और बाकी कुटिल प्राणी धीरे धीरे उन लोगों की तरफ बढ़ने लगे। अगले ही पल पूरे मैदान में चीखें गूंज उठी। नहीं, हमें छोड़ दो, बचाओ। लेकिन अब कोई उन्हें बचाने वाला नहीं था। उधर जानाडू के एक्स फोर्स मुख्यालय में अथर्व कश्यप और बाकी लोग प्रोजेक्शन स्क्रीन पर ये सब देख रहे थे। पूरे हॉल का माहौल भारी हो चुका था। तभी लॉन्गयुन पर्वत की सुंदर लेकिन खतरनाक महिला धीमे स्वर में बोली, उसे एक दिन और जीने दो। आज रात मैं खुद जाऊंगी और उसे जिंदा पकड़कर लाऊंगी। उसकी आंखों में हत्या की चमक थी। अथर्व कश्यप कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, पहले आज के विकृति वृक्षों को कब्जे में लेना जरूरी है। वह उठ खड़ा हुआ। मैं 300 प्राचीन योद्धाओं को लेकर निकल रहा हूं। लेकिन उन्हें अभी यह नहीं पता था कि आज उगने वाला विकृति वृक्ष कल वाले वृक्ष जैसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इस बार कुछ ऐसा आने वाला था जो इंसानों और राक्षसों दोनों के लिए विनाश बन सकता था। लेकिन उन्हें अभी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार उगने वाला विकृति वृक्ष पिछली बार जैसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि अंधेरे में कुछ ऐसा जाग चुका था जो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि कुटिल प्राणियों के लिए भी भय बन सकता था। और दूसरी तरफ अर्जुन वर्मा अब सीधे एक्स फोर्स की नजर में आ चुका था। आज तक वो सिर्फ जीवित रहने के लिए लड़ रहा था, लेकिन अब शुरू होने वाला था एक ऐसा संघर्ष जहां हर कदम पर उसे और भी भयानक दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। तो क्या अर्जुन सच में अगले विकृति वृक्ष पर अकेले कब्जा कर पाएगा, या इस बार हालात उसके अनुमान से कहीं ज्यादा खतरनाक निकलेंगे? जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।